Good evening everyone. So starting from the explanation of question paper, okay. तो this is the question paper of set A. set A question paper है ये, और इसको आपको क्या करना है, दोनों सेट्स को you have to solve both the sets in your fair notebook. तो आज इसी से स्टार्ट किया हमने. तो सपोज दैट सेट ए वी आर टेकिंग क्वेश्चन आपके जो है वो 35 मार्क्स के हैं, और जो आपके क्वेश्चंस हैं वो कैसे हैं, सब्जेक्टिव हैं. ठीक है, अभी ये एमसीक्यू टाइप नहीं है. तो इनमें सेक्शंस डिवाइडेड हैं आपके. सेक्शन ए जो है उसमें 6 क्वेश्चंस हैं, ईच ऑफ 1 मार्क. सेक्शन बी में आपके फिर से जो है 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के हैं. सेक्शन सी में 3 क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स के, और सेक्शन डी में 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हैं. तो इसमें आपको सबसे पहले सेक्शन ए से स्टार्ट करना है, और स्पेशली कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर इतना टफ नहीं होता है. लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको कि जब भी आपको रीज़न बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे फर्स्ट है इज फ्रिक्शन और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो उसमें आपको यस या नो में आंसर नहीं लिखना है. सबसे पहली बात, वन वर्ड आंसर ही नहीं लिखना है आपको, आंसर 1 लाइन लिखना है और विद रीज़न लिखना है. तो जैसे इसका आंसर इज़ फ्रिक्शन और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो आप लिखेंगे कि फ्रिक्शन इज़ अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. यस या नो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, सीधा आंसर लिखेंगे. फ्रिक्शन क्या पूछा है कि क्या फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, आप लिखेंगे फ्रिक्शन इज़ अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. ओके, और बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन पाथ, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे. क्यों है नॉन कंजर्वेटिव, ये पूछा नहीं गया है, आपको बताना है. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है आपका, वाई इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया. तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. रीज़न, यहाँ रीज़न बताना है, वाई लिखा है. तो यहाँ रीज़न ये होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, यहाँ ये नहीं लिखेंगे कि बिकॉज बोथ आर सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, लेकिन कहते हैं, इसलिए कहते हैं बिकॉज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ मेड फ्रॉम लॉ ऑफ इनर्शिया. सबसे पहली बात तो वो लॉ ऑफ इनर्शिया से ही बना है, और दूसरी बात ये है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो और जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, दोनों ही इस बात को स्टेट करते हैं, प्रायोरिटी पे लेके चलते हैं कि बॉडी अपने आप से अपनी स्टेट, पोजीशन, डायरेक्शन चेंज करने के लिए अनेबल है, अपने आप नहीं कर सकती. लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बताता है कि फोर्स के बाद वो कर सकती है, लेकिन लॉ ऑफ इनर्शिया ये बताता है कि वो नहीं कर सकती. इसका मतलब दोनों में अपनी स्टेट अपने आप से चेंज करने के लिए कहा गया है कि बॉडी के पास ये इनेबिलिटी नहीं है. ठीक है, बॉडी के पास ये एबिलिटी नहीं है, इनेबल है वो ये करने के लिए. तो इसको जो है इसीलिए रीज़न के साथ में लिख देंगे. फिर थर्ड क्वेश्चन है, कैन देयर बी मोशन इन 2 डायमेंशंस विद एन एक्सेलरेशन ओनली इन 1 डायमेंशन. तो आप लिखेंगे आंसर में यस इट इज़ पॉसिबल, लेकिन साथ में एग्जाम्पल भी देना है कहाँ होता है. मोशन 2 डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन 1 डायरेक्शन में है, तो वो होता है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन. तो प्रोजेक्टाइल को जब ऐसे थ्रो करते हैं तो बॉडी देखिए दोनों डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि ऐसा है रो बन रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर एक पॉइंट पर कैसा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स. तो इसमें भी आपको एग्जांपल देकर लिखना था. फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन, इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज लार्जेस्ट व्हेन इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम. तो ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं. अगर एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करना स्टार्ट करते हैं तो वो कितनी दूर जाएगा हॉरिजॉन्टली, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल रेंज, एंड दिस वन इज़ मैक्सिमम हाइट. तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आगे भी ज़्यादा जाए और ऊपर भी ज़्यादा जाए, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली ही देखा होगा, अगर आप ऊपर ज़्यादा भेजना चाहते हैं तो आपको डिफरेंट एंगल पे थ्रो करना है, हाइट ज़्यादा कवर करे, और अगर आपको रेंज बढ़ानी है तो डिफरेंट एंगल पे थ्रो करना है. सबसे ज़्यादा रेंज 45 डिग्री एंगल पर होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा हाइट जो है वो 15 डिग्री या 75 डिग्री पर होती है. ठीक है, सबसे ज़्यादा जो हाइट होगी आपकी वो होती है, बल्कि ये जो है ना आपका क्वेश्चन 15 और 75, इन दोनों एंगल्स पर रेंज सेम होती है. रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो सेम होती है, लेकिन 75 डिग्री पे मैक्सिमम हाइट होती है. ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इसको ध्यान में रख कर चलना है. ऐसा एक डायग्राम मैंने बनवाया था कि सबसे पहले 15 डिग्री पे थ्रो करते हैं तो ये यहाँ इतनी रेंज कवर की, 75 पे थ्रो करते हैं तो भी रेंज सेम कवर की, लेकिन 75 और 15 में डिफरेंस क्या आ जाता है कि 75 पे सबसे ज़्यादा हाइट पे जाता है. तो नॉर्मली जितने गेम्स होते हैं, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, इनमें रेंज देखी जाती है, हाइट से कोई मतलब नहीं होता है. तो याद रखना है आपको कि रेंज, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे कि रेंज और हाइट
जैसा कि ये क्वेश्चन है, सेम नहीं हो सकती कभी भी, एक ही एंगल पर दोनों चीज़ें मैक्सिमम नहीं हो सकती। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि वो कौन से दो एंगल्स होते हैं जिन पर रेंज सेम होती है, तो एक थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा, जैसे कि 50 और 75 दोनों ही एंगल पर रेंज बराबर होगी, लेकिन हाइट किस पे ज़्यादा होगी, 75 डिग्री पे। ठीक है, तो चलो कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, कैन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी चेंज इफ इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट। तो अगर वेलोसिटी उसकी लगातार बदल रही है, यूनिफॉर्म रेट पर चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म रेट मतलब एक ही जैसा चेंज हो रहा है, ध्यान रखिएगा वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है यूनिफॉर्म रेट पर। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी के लिए ये दे रखा है कि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से 15 हो जाती है, 15 से 20 हो जाती है, 25, इसका मतलब 5 मीटर पर सेकेंड के रेट से ही इंक्रीज़ हो रही है। तो यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज़ हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो कैन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी चेंज। तो देखिए दोनों चीज़ें हैं, वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही हो, क्योंकि वेलोसिटी में दो चीज़ें आती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है, तो नेसेसरी नहीं है कि डायरेक्शन भी चेंज हो। ठीक है, 6 क्वेश्चन है, टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट मासेस, वन लाइटर वन हैवियर, आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद सेम इनिशियल स्पीड, विच वन विल राइज टू द ग्रेटर हाइट। तो अगर दोनों को सेम इनिशियल स्पीड दी है, ठीक है, मास भी दोनों का सेम है, तो कौन सी बॉल जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, कौन सी ज़्यादा हाइट पर जाएगी। तो दोनों ही बॉल के लिए इनिशियल स्पीड सेम है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी दोनों पे सेम एक्ट कर रहा है, तो दोनों में से ऐसा नहीं होगा कि एक ज़्यादा और एक कम हाइट कवर करेगी, दोनों ही जो है वो सेम हाइट कवर करेंगे, क्योंकि इनिशियल स्पीड सेम है और इनिशियल स्पीड सेम होने का मतलब दोनों पर ही सेम फोर्स लगाया गया है, और दोनों बॉल्स जो हैं वो दोनों बॉल्स पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो भी सेम एक्ट कर रहा है। क्लियर। सेक्शन बी में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ्स फॉर टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग जीरो रिलेटिव वेलोसिटी। इसका मतलब उनकी रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो हो, तो अगर हम एक ही ग्राफ में दोनों को शो करें, तो ये वेलोसिटी और ये टाइम एक्सेस है, तो एक ग्राफ हम ऐसे बना सकते हैं, दूसरा ऐसे बना सकते हैं। तो इसका मतलब दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कैसी है, ज़ीरो है, क्योंकि दोनों जो है वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, एक ही मैग्नीट्यूड से जा रही हैं। डिफरेंस इतना है कि अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट किया है, तो यहाँ ज़ीरो रिलेटिव वेलोसिटी होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी नेगेटिव। तो यस इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि जैसे दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इनका स्केलर प्रोडक्ट करना है, तो ज़ीरो कब होगा, जब इनके बीच का आपको पता है एंगल पर डिपेंड करते हैं, ए बी कॉस थीटा होता है। तो अगर एंगल ऐसा है कुछ जो जैसे दोनों वेक्टर्स, हाँ मान लीजिए एंटी पैरेलल है 180 डिग्री में, ठीक है, तो 1 cos 180 -1 होता है, तो आंसर आ जाएगा -AB। इसका मतलब इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो। तो अगर दोनों एंटी पैरेलल हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ज़ीरो। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज इंक्रीज फ्रॉम 0 to 180। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला एक आपको पता होगा, अंडर रूट A² + B² + 2AB cos थीटा। तो इसमें जब एंगल हम बदलते हैं, कहाँ से कहाँ चेंज करते हैं, 0 से 180, तो cos 0 सबसे पहले जब एंगल cos 0 होता है, cos 0 की वैल्यू 1, तो जो आंसर आएगा वो A² + B² + 2AB मीन्स A + B होल स्क्वायर एंड इट विल बी A + B, यानी कि जो रिजल्टेंट आएगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि प्लस होगा दोनों का। जब एंगल चेंज होना स्टार्ट होगा, cos 90 अगर हो जाता है, तो 90 का मतलब है cos 0 में ये वाला टर्म आपका ज़ीरो हो जाएगा, अंडर रूट A² + B², इनकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। जब cos 180 होगा तो -1 और आंसर आएगा A - B, यानी कि जब एंगल चेंज होता है तो रिजल्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होती है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड्स टू कैच द बॉल सेफली, एक्सप्लेन वाई। तो क्रिकेट प्लेयर अपने हाथों को नीचे करता है, उसका रीज़न ये है कि he increases time and by which the force on the hands will be decreased। मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सडनली अगर जो है बहुत ज़्यादा चेंज होगा मोमेंटम, क्योंकि बॉल स्पीड से आ रही है, 0 स्पीड हो जाती है, तो उसमें जो फोर्स लगेगा हाथों पे बहुत ज़्यादा लगेगा, और इसीलिए वो टाइम को इंक्रीज़ करता है ताकि फोर्स को डिक्रीज़ कर सके। 11th क्वेश्चन, टू बॉडीज़ जो हैं वो डिफरेंट मासेस की हैं, अलाउड टू फॉल फ्रॉम द सेम हाइट से फॉल कराई जाती हैं, एयर रेजिस्टेंस जो है वो सेम है,
तो साइमल्टेनियसली ये तो यस, क्योंकि दोनों जो है वो सेम एक साथ ही जो है वो अर्थ पर आएंगी, क्योंकि दोनों का मासेस में तो डिफरेंस है, लेकिन जो रिलेशन होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वो होता है gm/r², यानी कि वो अर्थ के मास पर, अर्थ की रेडियस पर डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पर जो दोनों बॉडीज़ हैं दे विल रीच साइमल्टेनियसली। ओके, सेक्शन सी जो है अब आपका टोटल जो है आपका डेरिवेशन बेस्ड है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे ड्राइव करते हैं कैलकुलस मेथड से आपको पता है। और प्रूव दैट हाउ देर आर 2 डिफरेंट एंगल्स पॉसिबल फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, ये क्वेश्चन मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको, भी एक डेरिवेशन टाइप है। हाउ पुलिंग इज ईजियर देन पुशिंग विद एन इंक्लाइन फोर्स, ये भी एक डेरिवेशन है आपका। तो सेक्शन डी भी टोटल डेरिवेशन बेस्ड है। ओके, सो रिवाइज दिस पेपर। थैंक यू।